हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल गार्गी ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 के भूगोल विषय ज्योग्राफी की वीडियो सीरीज में एक और राजस्थान के महत्वपूर्ण संसाधन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम रहेगा हमारे पास पशु संसाधन के रूप में राजस्थान में क्या स्थिति है। और उसमें एक विशेष पशुधन हमें पढ़ना है गाय के रूप में, और इसके साथ साथ एक और पार्ट भी इस पशुधन से संबंधित रहेगा, जिसका शीर्षक रहेगा डेयरी विकास या डेयरी विकास के लिए मुख्य मुख्य कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मेरी एक फॉर्मल सी रिक्वेस्ट कि यदि आप इस YouTube वीडियो चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपकी YouTube स्क्रीन पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर में, आप प्लीज उसको प्रेस कर लीजिए और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल का आइकन दबाना न भूलें, घंटी का निशान दबाना न भूलें, ताकि रोजाना मेरे द्वारा डाली गई वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में पशु संसाधन। देखिए, राजस्थान पशु संसाधन शब्द की परिभाषा हमारे पास वही सेम रहेगी जैसा हमने खनिज संसाधन में पढ़ा है, जल संसाधन में पढ़ा है, यानी कि मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने लायक जो भी हमारे पास चीजें या वस्तुएं या जीवित पदार्थ या अजीवित पदार्थ है, वो सारे क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो पशु संसाधन भी मनुष्य की एक बेसिक या आधारभूत जरूरत होती है, और अधिकतर भारत के अंदर मैं बात करूं तो पशु व्यवसाय जो है या पशु संसाधन जो है, पशुपालन जो है, वो व्यावसायिक स्तर का नहीं है। व्यावसायिक स्तर का मतलब यह है कि स्पेशल आजीविका के रूप में पशुपालन नहीं किया जाता है। यहाँ पर कृषि की एक सहायक गतिविधि के रूप में कृषि के साथ मतलब एक की जाने वाली सह गतिविधि है एक तरीके से पशुपालन जो है। तो राजस्थान में पशु संसाधन की स्थिति क्या है, सबसे पहले तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, राजस्थान में पशु संसाधन की स्थिति को आकलित करने के लिए या उसका पता लगाने के लिए हमारे पास राजस्थान सरकार का पशुपालन विभाग जो है, उस पशुपालन विभाग के द्वारा हर 5 साल के अंतराल से एक पशु गणना करवाई जाती है, और उस पशु गणना में राज्य से संबंधित पशु जितने भी हैं और जितने भी प्रकार के हैं, उन सब का एक डाटा या आंकड़े जो है वो प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे जनगणना हर 10 साल के बाद में होती है, उसी तरीके से पशु गणना जो है हर 5 साल के बाद में होती है। तो राजस्थान के अंदर मैं बात करूं तो पहली जो ऐसी गणना जो है वो 1951 के अंदर प्रारंभ हुई थी, और उस दृष्टि से आज तक आते आते यानी कि आपकी किताब के डाटा के अनुसार 2012 सन जो था उसमें 19वीं पशु गणना जो है वो क्रम के हिसाब से की गई पशुपालन विभाग के द्वारा। और अगली जो जनगणना है वो अगर वर्ष के हिसाब से हम बात करें तो मैंने बताया हर 5 साल के बाद में जनगणना होनी है। तो 20वीं जनगणना 2017 में आ जानी थी इसकी रिपोर्ट, लेकिन किसी कारण से ये संभव नहीं हो पाया, और 20वीं पशुगणना की रिपोर्ट जो है वो 2019 में प्रकाशित हुई। तो एक तरीके से 19 जनगणना जो है 19 पशुगणना जो है वो राजस्थान में की जा चुकी है किताब के हिसाब से, लेकिन वास्तविक स्थिति है कि 20 पशुगणना जो है आज तक राजस्थान में की जा चुकी है, नवीनतम पशुगणना 2019 में। चलिए, इस हिसाब से अगर कुछ डाटा के ऊपर कुछ आंकड़ों पे अगर हम नजर डालें तो राजस्थान में कुल पशु संसाधन जो है या कुल पशुओं की संख्या जो है उसकी मैं बात करूं तो पहले मैं 19वीं पशुगणना की ही बात करूंगा जो आपकी किताब में दी हुई है। उसके हिसाब से राजस्थान में लगभग 5,77,00,000 के आसपास टोटल पशु हैं। भेड़, बकरी, गाय, गधे, गाय, भैंस सब मिलाकर के टोटल संख्या जो बैठती है वो 5,77,00,000 की बैठती है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें अगर पशु घनत्व की यानी कि 1 किलोमीटर या 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आने वाले टोटल पशुओं की दृष्टि से हम बात करें तो राजस्थान का पशु घनत्व बैठता है 169। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रति 1000 जनसंख्या पर यानी कि मनुष्यों की संख्या पर प्रति 1000 जनसंख्या पर अगर पशुओं की संख्या की बात करें तो 842। तो इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि राजस्थान पशु संसाधन की दृष्टि से बहुत समृद्ध एक तरीके से राज्य माना जा सकता है प्रति व्यक्ति प्रति 1000 जनसंख्या पर पशु संख्या के आधार पर। चलिए आगे हम बात करें अगर तो इस पशु संसाधन में महत्वपूर्ण एक पशु है हमारे पास गाय के रूप में। तो गाय की अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर इस 19वीं पशु गणना के हिसाब से राजस्थान के अंदर 1.33 यानी कि 1,33,00,000 के आसपास गायों की संख्या बैठती है। और इस हिसाब से अगर देखें तो टोटल भारत में मिलने वाली जो गायें हैं उनका लगभग 8% हिस्सा जो है वो अकेले किसमें है? राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो गायों की दृष्टि से राजस्थान जो है वो भारत के अग्रणी राज्यों के अंदर गिना जाता है।
तो गाय महत्वपूर्ण पशु संसाधन के रूप में हमें आगे डिटेल में पढ़ना है। ठीक, अब राजस्थान में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा गायों की जो संख्या मिलती है वो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में मिलती है, यानी कि दक्षिण राजस्थान के अंदर मिलती है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जो दक्षिण पूर्वी जो राज्य हैं वहां पर इसकी संख्या ज्यादा मिलेगी हमारे पास। और न्यूनतम संख्या की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का धौलपुर जिला जो है, धौलपुर जिला, यहाँ पर सबसे कम गायों की संख्या पाई जाती है। मिनिमम संख्या जो है वो धौलपुर में मिलती है और अधिकतम संख्या जो है गायों की कहां मिलेगी, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर मिलती है। इसके अलावा अगर गायों की संख्या हम बात करें तो संख्या की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां पर भी गायों की संख्या बहुत मिलती है। पश्चिमी राजस्थान का मेरा मतलब रहेगा बीकानेर से शुरू कर सकते हैं आप, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, गंगानगर उत्तरी क्षेत्र भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा बाड़मेर, जालोर का जो क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र जो है, ये पूरा का पूरा पाली का क्षेत्र है। ये पूरा पश्चिमी राजस्थान जो है ये भी गायों की संख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो पश्चिमी राजस्थान में गाय पशु संसाधन जो है वो अधिक विकसित अवस्था में मिल सकता है। मतलब कहने की दृष्टि से अगर हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से प्राचीन समय से ही पशुपालन जो है वो एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि रही है। कारण ये है कि अकाल पड़ते थे, कृषि का व्यवसाय जो है वो एक्चुअल में था नहीं, कृषि उत्पादन किसी प्रकार का था नहीं। तो मुख्य रूप से यहाँ की जनसंख्या आजीविका के लिए पशुपालन के ऊपर निर्भर करती थी। और पशुपालन में भी 3 महत्वपूर्ण पशुपालन पश्चिमी राजस्थान में किए जाते हैं ज्यादातर, बकरी के रूप में, भेड़ के रूप में, और तीसरा अगर कोई है तो वो है हमारे पास गाय के रूप में। तो इसके कारण क्या है, आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि पश्चिमी राजस्थान में गो पालन या गायों का पालन अधिक मात्रा में किया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों का परंपरागत व्यवसाय या परंपरागत आजीविका का साधन है एक तरीके से, तो उस कारण से ज्यादा हमेशा पुराने समय से ही गायों का पशुपालन जो है, गायों का पालन जो है वो होता रहा है। दूसरी बात अगर हम करें परंपरागत आजीविका के बाद में, यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण या प्रवास की प्रवृत्ति हमेशा से देखने को मिली है। यानी कि चरवाही जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास करते रहते हैं, खुला एरिया है तो उसकी वजह से भी ज्यादा गौपालन जो है इस क्षेत्र में किया जाता है। तीसरी बात अगर हम करें तो वर्षा काल के अंदर यहाँ पर जमीन जो है वो ज्यादातर फसलों से विहीन है, फसल उत्पादन कम होता है, इसलिए वर्षा काल में वहां पर अच्छी खासी मात्रा में घास के मैदान उगाते हैं, चारा का अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। इस कारण से भी चारा व्यवस्था अच्छी होने की वजह से भी वर्षा काल के दौरान गौपालन अच्छा व्यवसाय बन जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में मिलने वाली एक विशेष प्रकार की घास है जिसको हम बोलते हैं सेवण घास के नाम से। सेवण घास बहुत पौष्टिक होती है, मीठी घास होती है, पश्चिमी राजस्थान की पशुओं के लिए बहुत चाव भरी और लाभदायक मानी जाती है। तो सेवण घास की अच्छी उपलब्धता भी यहाँ के गोपालन को आगे लेकर जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है इसने इस क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की वजह से हर जगह पानी उपलब्ध होने लग गया है पशु संसाधनों के लिए, गायों के लिए। तो इसकी वजह से भी क्या है, पश्चिमी राजस्थान में पशु व्यवसाय कह दो आप या गायों का पालन जो है वो अधिक मात्रा में किया जाने लगा है। तो ये रहेगा मोटे मोटे तौर पर। अगर आपसे पूछे राजस्थान में पशु संसाधन की वर्तमान स्थिति क्या है तो उसमें हम बता देंगे कि पशुगणना 19वीं पशुगणना 2012 के हिसाब से पशु संसाधनों की संख्या इतनी है, पशु घनत्व तो इतना है और हमारे पास प्रति 1000 जनसंख्या पर पशु संख्या इतनी है। इसके बाद में हमें विशेष पढ़नी है एक संसाधन इसमें के रूप में गायों की संख्या की दृष्टि से। तो गाय जो है वो राजस्थान में टोटल पशु संसाधन जो है इसका 1.33 करोड़ हिस्सा जो है संख्या की दृष्टि से वो गायों का है। सबसे ज्यादा गाय उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में मिलेगी आपको। धौलपुर न्यूनतम गायों का संख्या वाला जिला है हमारे पास। इसके अलावा टोटल भारत में मिलने वाली गायों का 8% हिस्सा जो है वो अकेला कौन कवर करता है, राजस्थान कवर करता है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान जो है वो गायों के पालन के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है। इसके मुख्य कारण हमने देख लिए। तो ये तो रहेगी हमारे पास पशु संसाधन की वर्तमान स्थिति के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान के अंदर गायों की कौन कौन सी नस्लें मिलती हैं और उन नस्लों के सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं इसके ऊपर हमें बात करनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए
तो गायों कई अलग अलग प्रकार की नस्लें राजस्थान के अंदर मिलती हैं। राजस्थान के समीपवर्ती राज्य जो सीमा लगती है जिनकी, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, तो उनके पशु संसाधनों का भी प्रभाव जो है या नस्लों का प्रभाव जो है वो राजस्थान में हमेशा से रहा है। तो हम ओवरऑल सी एक बात कर लेते हैं मैप की दृष्टि से अगर देखेंगे तो, कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी मुख्य नस्लें जो है वो मिलती है गायों की, तो उसमें हम देख लेते हैं। आप मैप के ऊपर दिखा लेना इनको रफली एक तरीके से। सबसे पहले हम उत्तरी राजस्थान से शुरू कर लेते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है। तो राजस्थान में मिलने वाली गायों की मुख्य मुख्य नस्लें कौन कौन सी है, इसमें हमें बात करनी है। पहली नस्ल जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है राठी नस्ल के रूप में। इसके बाद में क्रम से हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा थारपारकर नस्ल के बारे में, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे कांकरेज नस्ल के बारे में, कांकरेज। इसके बाद में हम बात करेंगे सांचोरी, सांचोरी। फिर एक नस्ल हम पढ़ लेंगे मालवी, ठीक है। इसके बाद में छठे नंबर पर हम बात करेंगे मेवाती की, मेवाती। सातवें नंबर पर हम बात करेंगे हरियाणवी, ठीक है। और एक हम नस्ल पढ़ेंगे इसमें नागौरी नस्ल के रूप में, और एक महत्वपूर्ण नस्ल पढ़ेंगे हम गिर नस्ल के रूप में। और कुछ हम देखेंगे कि विदेशी नस्लें जो है वो भी राजस्थान के अंदर गायों की मिलती है। तो मुख्य रूप से अगर राजस्थान और भारत की बात करें हम, तो देसी नस्लें जो हैं गायों की राजस्थान में जो मुख्य मुख्य मिलती है वो 9 नस्लें हैं हमारे पास। क्रम से हम इनकी बात करते जाएंगे। देखिए आप, उत्तरी राजस्थान से हम राठी से शुरू करेंगे, इसके बाद में हम पश्चिमी राजस्थान में बढ़ेंगे और जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है यहाँ तक आते आते हम एक नस्ल की बात करेंगे जिसका नाम है थारपारकर के नाम से। आप क्रम से इनको याद रख लीजिएगा। फिर आगे हम बाड़मेर की तरफ बढ़ेंगे, जालौर की तरफ बढ़ेंगे तो हमें एक नई किस्म मिलेगी जिसका नाम रहेगा कांकरेज के नाम से। कांकरेज से आप आगे बढ़ोगे अगले जिलों की तरफ, जालौर और ये वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर हम एक नस्ल पढ़ेंगे सांचोरी नस्ल के रूप में, सांचोरी नस्ल के रूप में। फिर आगे बढ़ेंगे हम तो सांचोरी के बाद में हमें मध्य प्रदेश से लगता हुआ जो हमारे पास कोटा संभाग है वहां पर हम एक नस्ल पढ़ेंगे मालवी नस्ल के रूप में। फिर हम मालवी से आगे की तरफ यहाँ बढ़ेंगे जब अलवर भरतपुर की तरफ। ये क्षेत्र पुराने समय में मेवात के नाम से जाना जाता था, इसलिए यहाँ की जो नस्ल है वो मेवाती नस्ल कहलाती है। इसके बाद इसी क्षेत्र से लगा हुआ ये वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा गंगानगर हनुमानगढ़ तक, जिसकी सीमा हरियाणा के साथ लगती है, तो यहाँ हम गाय की एक नस्ल देखने वाली है जिसका नाम है हरियाणवी नस्ल के रूप में। तो ये तो राजस्थान की सीमाओं के साथ साथ मुख्य नस्लें हो गई। 2 नस्लों की हम और बात करेंगे। एक तो राजस्थान के मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर यानी कि नागौर, जोधपुर, पाली वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर एक विशेष नस्ल मिलती है जिसको नागौरी। इसके बाद में अजमेर और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर एक विशेष नस्ल मिलती है जिसका नाम हम पढ़ेंगे गिर नस्ल के रूप में। तो आप रफली जो है वो आप इनको पहले मैप के ऊपर आप रफली इनको ड्रॉ कर लीजिए और क्रम इनका एक ध्यान रखिए, तो आपको कहीं भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप कंफ्यूज होते हो तो मैं एक ट्रिक आपके लिए लिख देता हूं। मेवहरी का सारा माल गिरना था, गिरना था, ठीक है। आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं। मे फॉर मेवाती हमने देख लिया है, ठीक है। हरी फॉर हरियाणवी देख लिया है, कैप और कांकरेज हमने देख लिया है। इसके बाद में सांचोरी हमने देख ली है। इसके बाद में राठी नस्ल हमने देख ली है। इसके बाद में मालवी भी देख ली है, गिर नस्ल हमने देख ली है, नागौरी नस्ल हमने देख ली है और अंतिम हम देख चुके हैं थारपारकर नस्ल। तो ये गायों की नस्लों को याद करने की एक ट्रिक आप दिमाग में रख सकते हैं। बाकी अच्छा तरीका ये है हमारे पास कि इसको हम क्या करें, मैप के ऊपर रफ ड्रॉ कर लें, ठीक है। कोई जरूर नहीं है आप किसी भी रूप में बनाएं, आपको मोटे मोटे तौर पर ये ध्यान होना चाहिए कि गाय की कौन सी नस्ल किस क्षेत्र में मिल रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके इन नस्लों के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ राठी नस्ल के बारे में। देखिए राठी नस्ल उत्तरी राजस्थान के साथ साथ जो चूरू संभाग है अपना पूरा का पूरा, इस चूरू संभाग के अंदर मिलने वाली नस्ल है। तो बीकानेर के अंदर, चूरू के अंदर, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में और कुछ मात्रा में आगे जैसलमेर तक इसका क्षेत्र चला गया है। तो राठी नस्ल जो है ये दूध की दृष्टि से राजस्थान की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है, सबसे अच्छी दूध देने की दृष्टि से। तो कामधेनु के नाम से इसको राजस्थान की कामधेनु के नाम से सर्वश्रेष्ठ नस्ल के रूप में मानी जाती है। कौन सी नस्ल? राठी नस्ल। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं थारपारकर नस्ल। थारपारकर नस्ल जो है ये राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र जो है और कुछ मात्रा में जोधपुर वाला जो क्षेत्र है इसके अंदर भी मिलती है। मूल रूप से हम बात करें तो थारपारकर और बाड़मेर जिले का ये जो क्षेत्र है जहां पर ये नस्ल मिलती है, पुराने समय में इस क्षेत्र को मालानी के नाम से जाना जाता था।
मालानी के नाम से। तो थारपारकर नस्ल को मालानी किस्म के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये नस्ल भी क्या है, मैंने अभी बताया कि पश्चिमी राजस्थान में सेवण नाम की पौष्टिक घास जो है वो ज्यादा मात्रा में उत्पादित होती है, इसलिए थारपारकर जो है ये भी दूध की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण नस्ल मानी जाती है, उत्तम नस्ल मानी जाती है, जो दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो सीमा है जैसलमेर की, उस क्षेत्र के अंदर ये नस्ल जो है वो बाड़मेर जिले के मालानी क्षेत्र तक भरपूर मात्रा में हमें मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कांकरेज नस्ल की ओर। तो कांकरेज नस्ल ये वाली जो है ये अधिकतर बाड़मेर, ठीक है, थोड़ा सा जोधपुर वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर भी, और मूल रूप से आगे हम बढ़ेंगे तो जालोर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से मिलती है। तो कांकरेज जो नस्ल है ये गाय के बारी नस्ल किस्म की नस्ल है, ठीक है, शरीर में ये गाय जो है मजबूत कद काठी की होती है। तो कांकरेज नस्ल जो है वो भार वाहक नस्ल के रूप में भी जानी जाती है और दूध उत्पादन की दृष्टि से भी जानी जाती है। तो द्विप्रयोजनीय, दो प्रयोजनों के लिए काम में आने वाली नस्ल है हमारे पास कौन सी, कांकरेज नस्ल। ठीक, तो मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के यही जिले बाड़मेर, जोधपुर और जालोर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर ये किस्म मिलती है। चलिए सांचोरी किस्म की हम बात कर लेते हैं। सांचोर क्या है, जालोर जिले का ही एक हिस्सा है जिसको हम सांचोरी क्षेत्र के नाम से बोलते हैं। तो उस क्षेत्र में मिलने वाली गाय जो है वो हमारे पास कौन सी है, सांचोरी गाय है। तो मुख्य रूप से सांचोर की बात कर ली हमने जालोर जिले का। इसके बाद जालोर का समीपवर्ती आगे वाला जिला सिरोही, और सिरोही से आगे सीमा लगती है उदयपुर की। तो कहने का मतलब उदयपुर तक, यहाँ तक जो किस्म हमारे पास मिल रही है वो किस्म कौन सी है हमारे पास, सांचोरी। तो ये किस्म जो है ये दुग्ध उत्पादन में तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, सामान्य श्रेणी का दुग्ध उत्पादन होता है इससे, लेकिन बार वाहक दृष्टि से ये नस्ल जो है सांचोरी बेल जो है वो भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं बोझा ढोने की दृष्टि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मालवी नस्ल। तो मालवा जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, जिसको मालवा का पठार भी बोलते हैं, तो मालवा क्षेत्र से आने की वजह से ये नस्ल मालवी नस्ल के नाम से जानी जाती है। तो मूल रूप से मध्य प्रदेश की नस्ल है, लेकिन राजस्थान में जो कोटा संभाग के जो चारों जिले हैं, जिसमें कोटा है, कोटा, बूंदी, ठीक है, बारां, झालावाड़, ठीक है, और कुछ मात्रा में चित्तौड़गढ़ में भी। तो ये एक तरीके से हम देखा जाए तो दक्षिण पठार जो है राजस्थान का, दक्षिण पूर्वी पठार जो है उस क्षेत्र में मिलने वाली नस्ल है, और ये नस्ल भी अधिकतर भार वाहक की दृष्टि से ही काम में ली जाती है। बोझा ढोने के लिए बैल इसके उत्तम किस्म के होते हैं, दुग्ध उत्पादन के लिए ज्यादा फेमस नहीं है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन के लिए ये नस्लें ज्यादा फेमस है हमारे पास। ठीक, इसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है ये पुराने समय से ही मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, अलवर भरतपुर का क्षेत्र। तो मेवाती नस्ल जो है इसका एक और नाम भी किताब में आपको मिलेगा, काठी नस्ल के नाम से। काठी का मतलब होता है बॉडी, तो इस दृष्टि से ये बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की गाय है, मतलब ठीक है, इनके बेल जो है वो भी बहुत मजबूत किस्म के होते हैं, इसलिए मेवाती नस्ल जो है ये स्पेशली भारवाहक नस्ल के रूप में ही जानी जाती है। इसके बेल जो है वो मजबूत कदकाठी के होते हैं, इसलिए भारवाहक के रूप में मेवात क्षेत्र में मिलने वाली जो गाय की नस्ल है वो कौन सी हमारे पास, मेवाती नस्ल है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं हरियाणा के साथ सीमा लगने वाले जो जिले हैं राजस्थान के, जिनमें ऊपर से हम बात करेंगे गंगानगर, कोई बात नहीं करेंगे, गंगानगर में ये नस्ल मिलती जरूर है। इसके बाद में गंगानगर, हनुमानगढ़, इसके बाद में अगर आप बात करें नीचे आप झुंझुनू, ठीक है, फिर सीकर, ठीक है, और फिर अलवर। तो इन जिलों के अंदर मिलने वाली जो गाय की महत्वपूर्ण नस्ल है वो है हरियाणवी नस्ल। तो हरियाणवी नस्ल भी द्विप्रयोजनीय है, दो उद्देश्यों के लिए ये भी काम में ली जाती है। दूध उत्पादन में भी अच्छी है ये, और बोझा ढोने के अंदर भी यानी कि भारवाहक के रूप में भी महत्वपूर्ण नस्ल मानी जाती है। ठीक है, हरियाणवी नस्ल जो है वो द्विप्रयोजनीय है, दो उद्देश्यों के लिए ये भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्षेत्र हमने देख लिया है, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर और अलवर का जो क्षेत्र है उसमें मिलती है कौन सी नस्ल, हरियाणवी नस्ल। अब दो नस्लें हमारे पास बीच में और बचती हैं, नागौरी नस्ल। ठीक है, महत्वपूर्ण है नागौरी नस्ल जो है ये वाली। तो देखो नागौर का एक प्रदेश है जिसका नाम है सुहालक प्रदेश के नाम से, सुहालक प्रदेश, जो प्राचीन समय से ही, पुराने समय से ही, मध्यकाल से ही मजबूत कदकाठी के बेलों के लिए प्रसिद्ध रहा है राजस्थान में। तो नागौरी जो नस्ल है इसके जो बेल होते हैं वो मजबूत कदकाठी के होते हैं, भार ढोने में, तेज दौड़ने में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए नागौरी नस्ल के बेल जो है यानी कि सुहालक नस्ल के जो बेल हैं वो अधिकतर बोझा ढोने के लिए ही काम में लिए जाते हैं, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से ज्यादा उपयोगी नस्ल ये नहीं है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, अंतिम नस्ल है हमारे पास अजमेर क्षेत्र के अंदर मिलने वाली गिर नस्ल के रूप में।
ठीक है। अजमेर से लगने वाला भीलवाड़ा जो जिला है, इसके अंदर भी इस नस्ल के गाय जो है वो पाली जाती है। तो गिर वास्तव में तो अगर देखा जाए तो गुजरात का एक प्रदेश है, गिर वन जिसको हम बोलते हैं, गिर क्षेत्र जो है, गिरनार पर्वत वाला जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र गुजरात का है। तो वहां से ही एक तरीके से ये नस्ल जो है वो राजस्थान के अंदर लाई गई है, इसलिए इसको गुजरात की भाषा में तो हम गिर ही बोलते हैं, लेकिन अजमेर में ज्यादा मिलती है, इसलिए इसका नाम अजमेरी भी मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा अजमेर वाले क्षेत्र में इसको रेंडा के नाम से भी जाना जाता है, तो अजमेरी, रेंडा, ठीक है, और गिर, ये तीनों एक ही गाय के एक ही नस्ल के नाम है। और ये मुख्य रूप से अजमेर, पाली, भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा मिलने वाली गाय की नस्ल है। तो कुल मिलाकर ये 9 नस्लें जो है हमारे पास क्या रहेंगी, गायों की देसी नस्लें हैं। क्रम मैंने बता दिया आपको कि ज्यादातर इस तरीके से आप रफ मैप ड्रॉ करके चलिए, क्रम से एक क्रम याद करके इनका, तो आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। चलिए विदेशी नस्लों की बात कर लें अगर हम, तो देखो राजस्थान के अंदर विदेशी नस्लें डेनमार्क से, ब्रिटेन से, यहाँ से भी कुछ नस्लें पाली जाती है राजस्थान के अंदर, जैसे होलिस्टीन है, रेड इंडियन गाय जो है उसको भी बोला जाता है, ठीक है। तो जर्सी गाय है, जैसे अमेरिकन गाय है जर्सी के नाम से। तो ये जो गायों की नस्लें हैं ये विदेशी नस्लों के रूप में भी राजस्थान के अंदर पाली जाती है, ठीक है। तो मुख्य गाय की कौन कौन सी नस्लें मिलती है, ये प्रश्न आ सकता है आपके, और इसको अगर प्रश्न आए तो सिर्फ आप इसका थ्योरी का मैटर ही मत लिखना, साथ में एक रफ मैप ड्रॉ करके भी आप जरूर प्रदर्शित कीजिएगा इनको, ताकि उत्तर लेखन का संपूर्णता जो आती है उत्तर लेखन में, वो इन चीजों से बहुत अच्छी समझ में आती है एग्जामिनर के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि गायों के विकास के लिए या गोवंश के विकास के लिए राजस्थान में क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इसके हम बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए आप ले सकते हैं एक बार के लिए इसका। आगे बढ़ता हूं मैं कि गायों में राजस्थान में गोवंश सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। आप हेडिंग लगा सकते हैं कि राजस्थान में गोवंश सुधार के लिए कौन कौन से प्रयास हुए हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं अभी। गोवंश सुधार के लिए या गो पालन के लिए कौन कौन से मुख्य प्रयास हुए हैं, ठीक है। तो इन प्रयासों के अंदर मैं वन बाय वन करके आपके साथ लिखता हूं। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो राजस्थान सरकार ने अपना एक अलग विभाग स्थापित कर रखा है, गोपालन निदेशालय के नाम से, गोपालन विभाग के नाम से। तो ये भी गायों के विकास के लिए और उनके संवर्धन के लिए कार्य करता है। दूसरी बात, राजस्थान सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की है, जिनमें काम गोपाल योजना है, ठीक है, गायों को पालने वालों के लिए। कामधेनु योजना है, ये भी गायों को पालन करने वाले के लिए विशेष योजना है, तो ये भी आपको याद रखनी है। तीसरा हम बात करें तो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र जो है गायों के नस्ल सुधार के लिए खोले गए हैं, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, जहां पर उत्तम किस्म के बछड़े जो हैं उनका एक तरीके से उत्पादन जो है वो किया जाता है, और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में इनका वितरण जो है वो भी किया जाता है। तो कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के माध्यम से गायों की नस्ल सुधार का कार्य किया जाता है। चौथी बात अगर हम करें तो राजस्थान ने गौशालाओं के निर्माण में भी अपना अलग से एक बजट के अंदर घोषणा करता है, और तो गौशालाओं का निर्माण जो है वो भी बहुत बड़े स्तर पर हुआ है, गौशालाओं का आधुनिकीकरण जो है वो भी बड़े स्तर पर हुआ है। तो गायों के विकास के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है किसका, राजस्थान सरकार का, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो डेयरी व्यवसाय जो है या डेयरी उद्योग जो है, उसमें दूध उत्पादन से लेकर और गाय के दूध से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जो हैं वो भी बनाए जाते हैं, जो कि गायों के पालनकर्ता जो है उनको आय का एक अच्छा स्रोत उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से हमारे पास रहेंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के चिकित्सा केंद्रों में भी विशेष सुविधाएं दी गई है गायों की चिकित्सा और उनकी बीमारियों से सुरक्षा करने के लिए अलग से, ठीक। तो ये मुख्य आप प्रयास बता सकते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि राजस्थान में गोपालन या गोवंश के संवर्धन के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, तो हम कुछ एक प्रयासों की लिस्ट जो है वो यहाँ सौंपते हैं, ठीक। तो ये मुख्य रूप से एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास बन गया। चलिए अब हम बात करते हैं अंतिम टॉपिक में पशु संसाधन में, कि राजस्थान में डेयरी उद्योग जो है ये भी बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है। तो राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं उसकी हमें बात करेंगे। तो आप हेडिंग लगाइए अगली, राजस्थान में डेयरी उद्योग का विकास, डेयरी उद्योग का विकास, ठीक है, महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में ऊपर का सामने आ रहा है, क्योंकि राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो दूध उत्पादन की दृष्टि से पूरे भारत में दूसरा नंबर रखता है राजस्थान जो है।
तो दूध उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है राजस्थान का। पहला और दूसरा दोनों स्थानों में से ही राजस्थान का स्थान हमेशा से रहा है। तो राजस्थान में डेयरी उद्योग का विकास कब और कैसे प्रारंभ हुआ, इसकी हमें थोड़ी सी पहले बात करनी है। देखिए 1970 का वर्ष था, 1970 का वर्ष था और भारत के अंदर वर्गीस कुरियन नाम के एक पशुपालन विशेषज्ञ हुए, वैज्ञानिक हुए और उनके द्वारा भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड के नाम से। ऑपरेशन फ्लड के नाम से श्वेत क्रांति नाम दिया गया था इसको। जैसे कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति आई थी सन 1966 में, उसके 4 साल बाद में ही दूध के क्षेत्र में यानी कि पशुपालन के क्षेत्र में वर्गीस कुरियन के द्वारा एक नई क्रांति प्रारंभ की गई थी ऑपरेशन फ्लड के नाम से, श्वेत क्रांति के नाम से। इस श्वेत क्रांति के 2 महत्वपूर्ण हिस्से थे। एक तो पशुओं की नस्ल सुधार या नस्ल संवर्धन का प्रयास करना और दूसरा डेयरी उद्योग जो है उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाना। तो ये जो क्रांति है जो पूरे भारत के अंदर लॉन्च हुई और इसके अच्छे परिणाम निकलना शुरू हुए, तब सबसे पहले 1973 में राजस्थान सरकार के द्वारा अलग से एक विभाग स्थापित किया गया जिसका नाम था डेयरी विभाग के नाम से। तो उसको यही दोनों कार्य दिए गए कि पशुओं के नस्ल संवर्धन के लिए या नस्ल सुधार के लिए प्रयास करेगा वो अलग अलग प्रकार के, और साथ में डेयरी उद्योग जो है उसको भी आगे लेकर जाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, नीति और योजनाएं तैयार करेगा। तो 1973 में डेयरी विभाग स्थापित होने के बाद 1975 के सन में डेयरी विभाग के अधीन ही एक नई व्यवस्था की शुरुआत की गई कि डेयरी उद्योग में सहकारिता कार्यक्रम को अपनाना है। सहकारिता कार्यक्रम को अपनाना है। सहकारिता का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, न तो बहुत ज्यादा कोई लाभ हो और ना बहुत ज्यादा हानि हो, मिलजुल कर सब कार्य कर लेना है, लेकिन जो उत्पादन कर रहा है उसको लाभ हो जाए। ठीक है, सरकार को लाभ हो न हो, लेकिन जो उत्पादन कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, उनको ठीक ठाक लाभ हो जाए। तो ऐसी जो व्यवस्था होती है उसको हम बोलते हैं सहकारिता, अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑपरेटिव। और ये जो कार्यक्रम है ये राजस्थान के अंदर पहले अलग अलग क्षेत्रों में शुरू हो चुका था, लेकिन दूध के क्षेत्र में या डेयरी के क्षेत्र में इसकी शुरुआत कब से हुई? 1975 से हुई, 1975 से। और आपकी किताब तो लिखती है 1973 का ही सन, लेकिन एक्चुअल सन जो है वो 1975 है। सहकारिता कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में 3 अलग अलग स्तर डेयरी उद्योग के विकास के लिए बनाए गए। उन स्तरों की हमें बात करनी है, तो अलग से बात करता हूं मैं। आप ये पॉइंट्स जो है वो नोट कर सकते हैं पहले कि राजस्थान में डेयरी उद्योग का विकास कहां से प्रारंभ हुआ। 1970 से हुआ, 1973 में डेयरी विभाग स्थापित हुआ, 1975 में सहकारिता कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में डेयरी उद्योग का विकास शुरू हुआ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपने सहकारिता कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में डेयरी उद्योग का विकास कैसे हुआ है, इसकी हम बात करते हैं। चलिए, सहकारिता कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे पास 3 स्तर हैं। 3 स्तर हैं हमारे पास। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति। ठीक है, इनको शॉर्ट में हम PMPCS बोलते हैं। PMPCS, प्राइमरी मिल्क प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम से। ठीक है, पहला स्तर है सहकारिता के अंतर्गत डेयरी उद्योग के विकास को लेकर। चलिए, दूसरा जो अपने पास स्तर आता है उसको हम बोलते हैं जिला दुग्ध उत्पादक संघ के नाम से। जिला दुग्ध उत्पादक संघ के नाम से। ठीक है, और तीसरा जो है स्तर उसको हम बोलते हैं राज्य डेयरी विकास फेडरेशन के नाम से। राजस्थान डेयरी विकास फेडरेशन। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोल देते हैं हम RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के नाम से भी इसको बोला जाता है। तो ये 3 स्तर हैं राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास में सहकारिता कार्यक्रम के अंतर्गत। अब ये क्या कार्य है? देखो, इसके प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां जो है वो सबसे निचला स्तर है। कहने का मतलब ये क्या करती हैं, ग्रामीण क्षेत्र जो है उन ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी अलग अलग डेयरियां स्थापित है। जैसे आप देखते होंगे आपके आसपास के गांव में या शहरी क्षेत्र में इस प्रकार की डेयरियां स्थापित की हुई है, जहां पर गांव के लोग जो है वो अपने पशुओं का दूध निकाल कर लाकर देते हैं। तो ये क्या करती है, ग्रामीण क्षेत्र से दूध जो है उसको इकट्ठा करने का कार्य करती है। इनका कार्य इतना ही होता है। तो राजस्थान में कुल मिलाकर हम बात करें तो 12,000 से अधिक संख्या जो है वो किसकी है, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की है। वर्तमान में तो ये 14,000 को पार कर चुकी है।
ठीक है, आपकी किताब के अनुसार लगभग 12-12,500 की संख्या इनकी है टोटल। चलिए ये क्या करती है, सारा दूध इकट्ठा करती है जिला स्तर पर जितने भी राजस्थान के जिले उनमें से 21 जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर 21 जिला हेडक्वार्टर के ऊपर ये संघ बने हुए हैं, जिला दुग्ध उत्पादक संघ के नाम से। ये क्या करते हैं, पीएमपीसीएस के द्वारा जो दूध इकट्ठा किया गया है उस सारे दूध को जिला स्तर पर एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, एक साथ इकट्ठा कर दिया इन्होंने, ठीक, जिला दुग्ध उत्पादक संघों ने, ठीक है, हर जिले के अंदर लगभग है, टोटल कुल संख्या इनकी 21 है, कई जिलों में कंबाइंड भी है ये। अब ये क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठा किया हुआ जो दूध है इसके ऊपर सारा नियंत्रण अगर मैं बात करूं तो वो है आरसीडीएफ का, ठीक है, आरसीडीएफ का नियंत्रण है। किताब के हिसाब से आपके 1973 में इसकी स्थापना हुई है, लेकिन देखा जाए तो बुक्स, ऑथेंटिक बुक्स के अकॉर्डिंग 1975 के अंदर आरसीडीएफ की स्थापना हुई थी, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो संघ है उसकी स्थापना 1975, लेकिन आप किताब का ही मानना 1973। चलिए, तो राज्य विकास फेडरेशन जो है ये डेयरी विभाग को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है जो राज्य स्तर के ऊपर एक ही है, पूरे राजस्थान लेवल पर एक ही है। ये क्या करती है, जिला दुग्ध उत्पादक संघों पर नियंत्रण रखती है, और जिला दुग्ध उत्पादक संघ आगे किस पर नियंत्रण रखते हैं, पीएमपीसीएस पर। तो इसके कार्य क्या क्या है, सर्वोच्च संस्था है, तो सबसे पहले तो ये डेयरी उद्योग के विकास के लिए नीतियां बनाती है, नीतियां निर्माण करती है, विभिन्न प्रकार की नई नई योजनाएं लागू करता है ये संस्थान जो है। दूसरी बात ये है कि जितना भी दूध इकट्ठा हुआ है जिला संघों के ऊपर, उस दूध से आगे अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाने का कार्य करती है, दुग्ध उत्पाद, जैसे आपने पनीर है, खोआ है, मावा है, ठीक है, आइसक्रीम है, जितने भी प्रकार की दूसरी चीजें हैं दूध से बन सकती हैं जो, वो सारी दुग्ध उत्पाद बनाने का कार्य कौन करती है, एक तरीके से आरसीडीएफ ही करवाती है। इसके लिए इसके अलग अलग जिलों के अंदर डेयरी संयंत्र लगे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के कोल्ड स्टोरेज इसके बनाए हुए हैं, अलग अलग प्रकार के चिलिंग प्लांट इनके बनाए हुए हैं। तो उनके माध्यम से ये क्या करती है, एक तरीके से दुग्ध उत्पाद जो है वो तैयार करती है और उपभोक्ताओं तक यानी कि अपने ग्राहकों तक पहुंचाने का कार्य जो है उसके द्वारा किया जाता है। तीसरी बात हम कहें तो ये संस्था जो है पशुओं के लिए उत्तम पशु आहार उपलब्ध करवाने का कार्य भी करती है, अच्छी किस्म का, अच्छी क्वालिटी का पशुओं के लिए आहार जो है वो इन्हीं डेयरी संघ और जो डेयरी है ये पीएमपीसीएस जो है इनके ऊपर मिलता है, वहां से पशुपालक जो है वो उनकी क्या करता है, खरीद करता है। तो पशु आहार तैयार करने की कई फैक्ट्री जो है वो भी किसने लगा रखी है, आरसीडीएफ ने लगा रखी है, ठीक है, तो फैक्ट्रीज है। इस पशु आहार के अंदर हम एक बात और कर लेते हैं, राजस्थान सरकार का ही एक संघ और है, सहकारी संघ है जिसका नाम है राजफेड के नाम से, राजफेड के नाम से। ये राजफेड जो है ये भी पशु आहार तैयार करने का कार्य करवाता है एक जगह, और उसकी फैक्ट्री है राजस्थान के जयपुर के अंदर है, झोटवाड़ा नाम की एक जगह, वहां पर राजफेड जो है उसकी एक पशु आहार फैक्ट्री जो है वो स्थापित की हुई है, ठीक है। तो पशु आहार जो है ये तैयार करवाने का कार्य भी किसका है, आरसीडीएफ का है। इसके अलावा चौथा महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये नस्ल सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम और योजनाएं जो है वो भी तैयार करने का कार्य कौन करता है, आरसीडीएफ कहते हैं। तो डेयरी विभाग को नियंत्रित करने वाली राजस्थान लेवल की जो सर्वोच्च संस्था है आपके पास, उसका नाम है आरसीडीएफ, राजस्थान डेयरी विकास फेडरेशन के नाम से 1973 में इसकी स्थापना होती है, और इसका मुख्य कार्य जो है वो हमने देख लिया है, पशुपालन से संबंधित, डेयरी उद्योग से संबंधित विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाना, पशुओं के नस्ल सुधार के कार्य करना, और सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि ये दूध से आगे दुग्ध उत्पाद बनाने का कार्य करती है। तो बहुत सारे ऐसे राजस्थान में क्षेत्र भी हैं जहां पर इस प्रकार के कार्य होते हैं, आपकी किताब में से आप नोट भी कर सकते हैं, जैसे कुछ क्षेत्रों में नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे बीकानेर जिले का बज्जू है, बहुत महत्वपूर्ण डेयरी का स्थान माना जाता है, लूणकरणसर है, बीकानेर जिले का ही लूणकरणसर है। इसके अलावा पाली जिले का रानीवाड़ा एक जगह है, रानीवाड़ा के नाम से, पाली जिले के ये एक जगह है फालना के नाम से, ठीक है, ये मुख्य केंद्र है। इसके अलावा बड़े बड़ी सिटी जो है वो तो है ही है, जयपुर है, उदयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है, ये तो मुख्य केंद्र है ही है राजस्थान में दूध उत्पाद बनाने के। इसके अलावा छोटी छोटी जगहों के ऊपर भी क्या है, आरसीडीएफ जो है उसने अपने डेयरी संयंत्र लगा रखे हैं, तो ये मुख्य जगह हम बता सकते हैं, फलोदी है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण जगह है जहां पर दुग्ध उत्पाद जो है वो तैयार किए जाते हैं, ठीक। तो ये रहता हमारे पास कि राजस्थान में डेयरी उद्योग का विकास
किस आधार पर होता है? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में डेयरी उद्योग किस कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित होता है और उसके मुख्य स्तर कौन कौन से? तो 3 स्तर हम बताएंगे। सबसे निचला स्तर पीएमपीसीएस है, ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है, और फिर जिला स्तर के ऊपर एक अलग से संघ बना हुआ है, जिला दुग्ध उत्पादक संघ के नाम से। इनकी कुल मिलाकर संख्या अगर देखें तो 21 इनकी संख्या बैठती है। और सबसे उच्च स्तर जो इन दोनों के ऊपर कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, उसको हम बोलते हैं आरसीडीएफ के नाम से, और मुख्य मुख्य कार्य हमने इसके देख लिए हैं। तो ये रहेगा अपने पास राजस्थान में पशु संसाधन की स्थिति क्या है, गोवंश की स्थिति क्या है, और राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास के लिए कैसे प्रयास हुए हैं। तो मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको, ये लेक्चर आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर लिखेगा। और अगर अभी तक भी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल का आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।